हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है हम सुबह आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो हमारी क्लासेस होती हैं वो होती हैं डेली बेसिस पे, और हम डेली बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर से होते हैं सारे ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सारे द हिंदू से होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया से होंगे या किसी और पेपर से होंगे। तो सारे इंग्लिश और हिंदी पेपर्स का मिला जुला एक रूप होता है जिसमें हम सब चीज़ें कवर करते हैं अच्छे से। और जितने भी आज आर्टिकल्स होने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बीच में स्किप करके जाएंगे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि मैंने बताया है जो इस बार का यूपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, जिन्होंने भी किताबें पढ़ी है, किताबी कीड़ों को तरह एकदम रट रट के गए होंगे, उनको तो भाई वहाँ पे याद आ गया हो कि ये यूपीएससी है, रट के नहीं हो सकता है। जिन्होंने भी डेली करंट अफेयर्स देखा है ना मेरा, जिन्होंने भी डेली क्लासेस की हैं आधे घंटे 1 घंटे प्रॉपर, उनको पता चला होगा बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी करंट अफेयर से ही पूछी गई थी। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आई थिंक अगर आपने डेली अच्छे से पढ़ा है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखो कभी नहीं होते हैं। आप किसी जगह से भी कुछ भी पढ़ के जाओगे, पूरा का डिट्टो क्वेश्चन जो है कभी नहीं होगा एक जगह से। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने दिमाग की तो यूज़ करनी पड़ती है। आपको दिमाग भी वहाँ पे चलाना होता है कि भाई दिमाग चला के भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत हेल्पफुल था, बहुत हद तक हेल्पफुल था ये, कि क्वेश्चन जो थे बहुत सारे जो है वो करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, ऐसे कि आपने कहीं सुना है, आपने कहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है तो उनका इस बार तो डन है, पक्का हो जाएगा, क्योंकि सबका यही मानना है कि भाई इस बार जो यूपीएससी का पेपर हुआ है वो किताबी कीड़ों के लिए नहीं था कि आप कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे थे, चाहे वो करंट अफेयर्स के लिए हो, आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए हो, और मॉडर्न हिस्ट्री जिसको पढ़ाते हैं भाई कि आप स्पेक्ट्रम रट लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। कितने क्वेश्चन थे उसमें, शायद एक क्वेश्चन था। तो क्या है, पैटर्न कब बदल जाए, अनएक्सपेक्टेड है, ये यूपीएससी है, अनप्रडिक्टेबल है। आप उसको मान के चलेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहीं से पूछेगा, तो आप मतलब गलत होंगे भाई, आपका नुकसान होता है वहाँ पे। ठीक है, देखो हमारा पहला आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है नीट एग्ज़ाम को लेकर के, जो वहाँ पे धोखाधड़ी बच्चों के साथ हुई है। बोला जा रहा है कि 30-35 लाख, मतलब 30 से 35 लाख रुपए में एक पेपर बेचा गया है। और लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 200 से 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉप कराया गया, मतलब उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रेस मार्क्स जैसी जो अभी संकल्पना इन्होंने बनाई है कि ग्रेस मार्क होते हैं, ऐसा कभी भी पहले देखने को नहीं मिला है। और जो ये न्यूज़ है वो है बिहार से, पटना से आई है। ठीक है, कि वहाँ पे क्या है, पटना हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई जो भी ऐसी चीज़ों में संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाए। तो सीबीआई की टीम जो है वहाँ पे गई है। आपको बताया था मैंने कि क्या है, गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें निकल गई थी, वो नहीं ढंग से कर पा रहे थे कार्रवाई, नहीं पकड़ पा रहे थे चीज़ें कैसे चली है, क्या करना है। तो क्या है, सीबीआई के हाथ में फाइनली चीज़ें सौंपी गई कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता लगाइए कि चीज़ें कहाँ पे कैसी हुई हैं, कहाँ पे गड़बड़ हुई। तो यहाँ पे जिन लोगों को पकड़ा गया है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें जो ऑलरेडी मतलब ऐसे घोटालों में पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे बड़ी जो हास्यास्पद बात है, मतलब मजाक वाली भी बात है, एक तरीके से बेशर्मी वाली बात है, कि एक एग्जाम के लिए कार्रवाई चल रही है। इन्होंने पेपर लीक कराया, पेपर जैसे भी जो भी कराया वो कार्रवाई चल रही थी, और दूसरे पेपर के लिए, नेट का जो पेपर होने वाला था उसके लिए दोबारा से इन्होंने सब वही चीज़ शुरू कर दी थी। तो मतलब क्या है, जितने ही पेपर्स आज तक हुए हैं, मतलब देखो ये तो पहली बार पता चला है कि 30 से 32 लाख रुपए लोग लेते हैं कि स्टूडेंट से और बोलते हैं आपको पास करा देंगे। ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि चीज़ें सामने आ गई तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हम देखें, हमें जो जानना है कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का जो सीबीआई के पास गया है, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे क्या देखने को मिली है। आपने हर जगह पढ़ लिया, देखो आपने ना न्यूज़पेपर में हर जगह देखा होगा और चैनल्स में देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हो कि हाँ सीबीआई के पास गई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के पास गई। सीबीआई कर कैसे रही ये चीज़ें, वो क्या क्या करने वाली है, कैसे चीज़ों को सामने लेकर के आएगी, और हमें क्या एश्योरिटी है कि भाई सीबीआई जांच करी तो अगले जो एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं वो बहुत फेयर होंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमें जानना जरूरी कि सीबीआई कैसे काम कर रही है। सीबीआई देखो, क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि सीबीआई ने ये किया है इस केस को लेकर के, उसने ये जांच सबमिट की है या ये कदम उठाए, तो हमें पता ही नहीं है, बस हम यहाँ पे न्यूज़पेपर हवा बना दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ सीबीआई इन्वॉल्व हो गई। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। पहला क्या है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई बोलते हैं, रजिस्टर अ केस ऑन अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन नीट कंडक्टेड ऑन 5 में। आपको पता है 5 मई को पेपर हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई हैं कि जिसमें बोला जा रहा है कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स को पेपर जो है 4 मई को ही मिल गया था, रात में उन्हें रटा दिया गया था, सुबह जाकर के उन्होंने क्या किया है, पेपर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिक्वेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारी है,
आपको एजुकेशन के बारे में एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे देखो चीज़ें ना कनेक्टेड करके ही पढ़ी जाती हैं, कनेक्ट करके पढ़ना है आपको कि चीज़ें कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही हैं। तो अगर आपको पता है तो एजुकेशन हमारा जो है समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची जो है उसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ में अगर कोई नियम कानून बनाना होगा तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। और सातवीं अनुसूची हमारी जो है वहाँ पर रखा गया है एजुकेशन को, ठीक है। और जो अभी हम जो एजुकेशन की पॉलिसी या एजुकेशन को लेकर चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं वो हमारी नेशनल लेवल पे बनाई गई हैं, उन्हीं को चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि क्या करें, यहाँ पे अच्छे से कम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी चीज़ों को ढंग से ला जाए। एलिगेशंस एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे, क्या क्या एलिगेशंस लगा करके वहाँ पे क्या चीज़ें कैसी होने वाली है, तो लिखा हुआ है एलिगेशंस इंक्लूडेड कॉन्स्पिरेंसी, अगर कुछ ऐसी घटना हुई है तो चीटिंग कराई है, इम्पर्सनेशन हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ही मामला है भाई, ये सब चीज़ें जो देखो, ये सब चीज़ें जो दिख रही है ना आपको, इन सब का मतलब यही है कि वहाँ पे फेयर एग्जाम्स होने थे, एक तरीके से ढंग से जैसी चीज़ें चलती, जैसा एक प्रॉपर आप देखो यूपीएससी का पेपर होता है, कभी भी अफवाह नहीं फैलती कि यूपीएससी का पेपर लीक होगा। क्यों? अगर आप चाहो तो लीक ना होने दो, लेकिन क्या है आप चाहते ही नहीं हो, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हो। अभी इसको लेकर के एक न्यूज और छपी है, वहाँ पे भी सवाल उठ रहा है कि आज पहली बार ऐसा क्यों किया गया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टू इंक्लूड पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स से बोला गया कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के यहाँ पे चीज़ें क्या है सामने लाने की कोशिश करनी है कि कैसे हम इसको जो है इस कमी को दूर कर पाएँ, क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आजकल जो बच्चे मतलब आज का जो यूथ है हमारा ढंग से पढ़ेगा, कल को वही तो सर्व कर पाएगा हमारी कंट्री को। अब जो लोग डॉक्टर बनने वाले थे, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, भगवान चीटिंग करके भगवान बन रहे हैं, तो अपने आप में सर्व की बात है। आप कल को भगवान बनने वाले हो, आपको लोग भगवान का दर्जा देने वाले हैं और आप पढ़ लिख करके वहाँ पे पेपर क्लियर करके नहीं जा पा रहे हो। और एक चीज़ और भी है, बच्चों का मनोबल भी यहाँ पे टूटा होगा बहुत सारे लोगों का। सोचिए किसी ने कल अपनी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर किया होगा, किसी के पेरेंट्स ने हर जगह शेयर किया होगा भाई मेरा बेटा पास हो गया, नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है उसने, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, जो भी रैंक उन्होंने बताई हो। और दूसरे दिन यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि भाई इसमें तो धोखाधड़ी हो गई, पेपर लीक हो चुका था, बहुत सारे बच्चों को पेपर मिल गया था ऑलरेडी। देखो जिन्होंने मेहनत की है ऑलरेडी भाई उनको तो बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक पढ़ाई की होगी, रात दिन जाग जाग करके पढ़ाई की होगी। आप देखिए जा करके कोटा में जहाँ पे बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। जिन्होंने सुसाइड किया है उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो अब जो हमारे जब जो भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं करवाती है गवर्नमेंट, वो क्यों करवाती है भाई? देखो अब किसी के पास 30-32 लाख है, वो डायरेक्टली पैसे दे करके वहाँ पे सीट ले रहा है एक तरीके से डॉक्टर वाली, ठीक है। अगर ऐसा ही करवाना होता तो एग्जाम क्यों करवाते? जिनके बच्चे जो पेरेंट्स जिनके घर वाले अमीर हैं वो आते, पैसे देते और वहाँ पे सीट लेते और डॉक्टर बन जाते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है ना, जिसके पास फाइनेंशियल जो चीज़ें नहीं है, कम से कम वो पढ़ लिख करके अगर इस पद को हासिल करना चाहता है तो वो करे। जैसे यूपीएससी में है, यूपीएससी में आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आप कितने गरीब कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एग्जाम दीजिए, पास करिए और आप आईएएस बन जाइए। वैसे ही इन चीज़ों के लिए भी कि आप मेहनत करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए और आप कल को डॉक्टर बन के सर्व कर सकते हैं हमारी कंट्री को। लेकिन क्या यहाँ पे जो है पैसे वालों को एक तरह से प्रेफरेंस दी गई है। अब 30-32 लाख देना हर किसी के बस की बात तो होगी नहीं, तो क्या एक तरीके से एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम सोचो कैसी कंडीशन में होंगे, कितने ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे होंगे, जिन्होंने मेहनत की होगी, जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं उन्होंने ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें। स्पेशल टीम डिप्लॉयमेंट होने वाला है, अलग से स्पेशल टीम्स बनने वाली है। स्पेशल टीम सेंड टू पटना एंड गोधरा वेयर लोकल पुलिस केसेस वर रजिस्टर्ड। हमने जो अभी देखा वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और ये पहली बार नहीं कि पहली बार वो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, इसके पहले भी उनके नाम की FIR दर्ज की गई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और छूट करके मतलब होता है ना कि कुछ लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जो पहले भी इन मामलों में फंस चुके हैं। लिखा है 6 more people arrested in देवघर, अलग से 6 लोग और जो है देवघर झारखंड में यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं। 13 accused, ये सारी चीज़ देखो फैक्चुअल है कि यहाँ पे इतने लोग गिरफ्तार किए गए, यहाँ पे इतने लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब गिरफ्तारी वगैरह भी हो रही कि जो लोग ऐसी चीज़ों में संलग्न है भाई उनको पकड़ के आप जेल में डालो। आपको पढ़ाया था ना मैंने ऑलरेडी, देखो नियम लागू होने से पहले किसी ने अपराध किए हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नियम कानून बन गए इसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे आपने ढंग से पढ़ा होगा पॉलिटी, तो इसमें यह होता है कि हमने कोई कानून पास किया,
अगर मान लिया कानून पास किया कि किसी अगर कोई रेप करता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। आज जैसे हमारा है 25 जून, ठीक है, 25 जून को ये कानून पास किया गया कि अब के बाद अगर मतलब 25 जून को कानून पास किया गया, कोई व्यक्ति जो है अगर किसी का रेप करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। लेकिन अगर किसी ने 2 महीने पहले किसी का रेप कर रखा हो उसको क्या होगा? तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे चीज़ें है ना, वहाँ पे आजीवन कारावास आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि सज़ा जो है जब से नियम कानून लागू होते हैं उसके बाद अगर अपराध किया जाता है तो वहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको क्या सज़ा दी जाएगी, कैसे सज़ा दी जाएगी, इसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नियम कानून अभी बने हैं लेकिन उन्होंने अपराध पहले से किया हुआ है, ठीक है। Another case registered against unknown person following allegations that UGC NET intentionally may have been कंप्रोमाइज्ड। बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो जानबूझ के भी कंप्रोमाइज़ किया गया है। देखो दिख रही थी चीज़ें कि चल रही हैं ऐसी, फिर भी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। यूजीसी नेट आल्सो कंडक्टेड बाय द एनटीए वॉच कैंसल। देखो इस संस्थान पे वैसे भी इतनी उंगलियां उठ रही थी तो कौन ही करवाएगा एग्ज़ाम दोबारा इसी से। तो अब देखो हो सकता है कि इसको हटाकर कुछ नया बनाया जाए या इसी को सुधार किया जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री एक्नॉलेज इंस्टीट्यूशनल फेलियर ऑफ एनटीए चीफ रिमूव। आपको पता है कि एनटीए चीफ जो है रिमूव हो गए हैं, उनकी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को चीफ बनाया गया है। ये जो पर्सन है, 2 जो लोग हैं बहुत चर्चा में हैं, पर्सन इन द न्यूज़ के मामले में यहाँ आ रहे हैं। तो आप दोनों का नाम बताइए कि पहले जो है चीफ कौन थे, ठीक है। यहाँ आप लिख देती हूँ पहले, समझ में ही नहीं आया किसी को, भाई क्या लिख रही हैं मैम, पहले कौन थे, अभी जो बनाया गया है इनको बाद में कौन है। ये जो है कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, अगर मुझे फिर से बताना पड़े इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो ढंग से देख नहीं रहे हो, आपको ये बताना है कि कौन है आप, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आर्टिकल बताया था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हमेशा से मतलब इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं नीट के वो ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ऑफलाइन लेंगे। देखो लिखा है पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया था यूजीसी नेट, सॉरी नीट की नहीं यूजीसी नेट की बात की जा रही है यहाँ पे, नेट नीट एक जैसे लग रहे हैं सारे। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जैसे आप सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ले रहे थे, इसके पहले भी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ले, तो आपने जो है यूजीसी नेट को है ऑफलाइन क्यों करवाया, पेन पेपर मोड पे क्यों करवा रहे हो। आपको दिख रहा है कि पेपर्स लीक हो रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पेपर लीक नहीं होते हैं, ऑनलाइन भी पेपर कई बार हैक हो जाता है, लेकिन जो चांसेस होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन ऑफलाइन पेपर्स में क्या होता है, पेपर्स बनता है, फिर छपने जाता है, फिर वहाँ से आता है पैक होकर के एक सेंटर पे आता, एक जगह पे आता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग सेंटर्स पे जाता है, फिर वहाँ पे भी रहता है 2-3 घंटे, पेपर जो है सेंटर पे 3 घंटे पहले पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो है लूप होल जो है जिनको लीक करवाना होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि कोई ऑनलाइन पेपर हुआ हो वो लीक हुआ, ज़्यादातर जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उन्हीं में लीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब पहले से आप पेपर ऑनलाइन करा रहे थे तो आपने ये पेपर जो है पेन पेपर मोड पे क्यों कराया। तो बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं जानबूझ के की गई हैं, जानबूझ के कराई जा रही हैं ताकि चीज़ें खराब हो जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है जीएसटी के दायरे के बारे में है। पेट्रोलियम उत्पाद को यहाँ पे बोला है जीएसटी के दायरे में आएंगे। एक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, उसमें था कि कुछ मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा ना आए। मतलब ऐसी चीज़ों को आप जीएसटी में लेकर के आ रहे हो कि लोग परेशान हो कि आपको वोट नहीं देंगे दोबारा से। तो पेट्रोल को यहाँ पे लाया गया है। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें चली। देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 53rd नंबर की। मैंने कल आपको जीएसटी के बारे में, जीएसटी क्या है, कैसे है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब, वो मैंने ऑलरेडी कल पढ़ा दिया। तो आज जो चीज़ें कुछ नई ऐड हुई हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव किए हैं, कुछ व्यापार सुविधा उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के संबंध में कई सिफारिशें भी की गई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी करों में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। लिखा हवाई जहाज के पुर्जों पर समान जीएसटी दर रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है दूध कैंस पर जीएसटी दर के मामले में यहाँ पे बोला गया है सभी दूध कैन जो है स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम पर 12% जीएसटी दर लागू होगी। जो भी दूध के कैंस होते हैं बड़े बड़े, जो भी दूध वगैरह जिसमें लेकर जाते हैं, उन पर 12% जीएसटी लगने वाला है। कागज के उत्पादों पर जीएसटी दर कॉर्गेटेड और नॉन कॉर्गेटेड पेपर्स पर बोर्ड के कार्टन्स, बक्से, केस 18% से 12% जीएसटी रहने वाला है। सॉरी की कमी की गई है इन पे सॉरी जो है कमी की गई, 12 से जो है 18 से जो है 12 जीएसटी दर में कमी की गई है। फिर लिखा है सोलर कुकर्स पर जीएसटी दर के बारे में बात करें, क्या है यहाँ पे, सभी सोलर कुकर्स चाहे वे एकल हों या दोहरी ऊर्जा स्रोत के हों 12% जीएसटी दर लागू होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है मुर्गी पालन।
मशीनरी पर जीएसटी। देखो मुर्गी पालन मशीनरी जो है उस पे लग रहा है, मुर्गी पालन पर नहीं लग रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। 12% जीएसटी लागू करने वाली मुर्गी पालन मशीनरी परिवर्तित करने की जीएसटी प्रविष्टि में मुर्गी पालन मशीनरी के भाग शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल ले कि मुर्गी पालन पर 12% जीएसटी लगा, तो मुर्गी पालन पर नहीं लग रहा है। मुर्गी पालन करने के लिए बहुत सारी, देखो बड़े बड़े वो जो फार्म्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें ऐसी चलती हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं। जो मशीनरी खरीदते हैं ना वो लोग, उनके बारे में यहाँ पे है। अब जैसे मान लिया जाए कि कृषि, तो कृषि पे वहाँ पे आपको जीएसटी देखने को नहीं मिलेगा। जो कृषि इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर हो गया आपका, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, मशीन जिनमें खेती वगैरह करने में यूज़ करते हैं, उन पे कितना जीएसटी लग रहा है, वैसी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंकलर्स पर जीएसटी दर है। अग्नि जल स्प्रिंकलर जो है आग बुझाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, सभी प्रकार के जो स्प्रिंकलर्स हैं उन पे 12% का लगने वाला है, ठीक है। रक्षा बलों के लिए आई जीएसटी दर, रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट वस्त्रों की आयात पर आई जीएसटी मुक्ति को 30 जून 2029 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। मतलब जो है वस्त्र जो खरीदते हैं रक्षा बलों के, जो भी हमारे जो रक्षा बल हमारे होते हैं, उनके कपड़े वगैरह, उनका सामान वगैरह है, तो उन पे जो है मुक्ति मतलब क्या है, फ्री वाला जो चीज़ है उसको कब तक बढ़ा दिया गया है, जून 2029 तक। रामा कार्यक्रम आई जीएसटी छूट यहाँ पे दी गई है। रामा कार्यक्रम के तहत अनुसंधान उपकरण जो होते हैं, जो भी रिसर्च वगैरह उपकरण होते हैं, बायोस के आयात पर आई जीएसटी मुक्ति को शर्तों को अधीन बढ़ा। मतलब जो चीज़ें हमारे जो हमारी कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए की जा रही हैं, उन पे जो है जीएसटी नहीं लगाई जाती है या कम से कम लगाई जाती है। फिर सेज पर लगाई गई है, कुछ चीज़ें अलग अलग जगहों पर अलग अलग छूट दी गई हैं, तो इसको हमें देखना जरूर था। तो एक बार हमने देख लिया है। फिर क्या है, सेवाओं पर भी जीएसटी दरें लगती है। आपको पता है अलग अलग सेवाएं जो होती हैं, जैसे आपके होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सेवाएं ही प्रोवाइड करते हैं आपको, होटल्स वगैरह हो गया, रेलवे आपको सेवाएं प्रोवाइड करता है, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, सब सेवाएं ही प्रोवाइड करते हैं ना। तो अलग अलग सेवाएं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मतलब जो चीज़ें होती हैं जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली आप देख नहीं सकते हो। जैसे फ़ोन चला रही हूँ, फ़ोन फिजिकली अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मुझे कोई एडवाइस दे दे, अगर मैं किसी मतलब मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, वो मेरा इलाज कर दे, तो वो मतलब जो मुझे बता रहा है, जो मेरी चीज़ें देख रहा है, वो एक तरीके से सेवा ही होती, ठीक है। तो भारतीय रेलवे सेवा छूट दी गई है यहाँ पे। फिर क्या है, एसपीवी सेवा छूट भी यहाँ पे शामिल की गई है। आवास सेवाओं में भी छूट दी गई है। सह बीमा और पुनः में छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पुनर् बीमा सेवाओं पर जीएसटी देता यहाँ पे जाहिर की गई है। फिर क्या, रेरा वैधानिक संग्रह, मतलब अलग अलग जो सेवाएं हैं उन पे अलग अलग दरों को निर्धारित किया गया है। मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये नहीं पूछेगा कि कौन सी सेवा में कितने % कम किया गया है, कितने % ज़्यादा किया गया है। वहाँ पर पूछेगा कि कौन कौन सी ऐसी सेवाएँ हैं जिन पर दरों को बढ़ाया गया है या कम किया गया है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे की सेवा होती है वहाँ पर, और दूसरा जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे मतलब लोग स्टे वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अगर 20,000 तक आप खर्च करते हो तो वहाँ पे आपको कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ें कुछ कल ही बताई थी आपको ऑलरेडी मैंने। नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है, मतलब एक तरीके से नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो अंक टाट का है। यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक मतलब चीज़ें जारी की गई, उसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पे 2023 में 43% तक हम जो हमारे यहाँ जो एफडीआई आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आता था, वो कम हो गया, ड्रॉप हो गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें देखेंगे कैसा है। और हमारी जो रैंकिंग है वो 15वीं हो गई। देखो ग्लोबल लेवल पर एफडीआई ड्रॉप हुआ है। एफडीआई का मतलब होता है कि हमारा, देखो जो कुछ कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया आपका, यूके हो गया, और जो हमारे यूरोपियन यूनियन वगैरह है, वो सैचुरेशन वाले स्टेट में है, वहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत अब नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं। लेकिन अगर उन्हें वहाँ के लोगों को पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट कहीं तो करेंगे ना। तो हमारी जो कंपनी, जैसे मान लीजिए कि यूएस हो गया आपका, एग्जांपल के लिए, ठीक है, यूएस, तो मान लीजिए कि $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देखो अभी ये सही नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, और हमारा इंडिया अभी शायद 3 पर है, 3 या 4 पर हम हैं, $4 ट्रिलियन पर मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ तक जाना है, तो हमें बहुत सारे सेक्टर्स में जो है क्या करना, ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना पैसा बढ़ाने के लिए। तो ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आते हैं, वहाँ पे इंफ्रा में ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, आपको पता है मेट्रो में इन्वेस्टमेंट किया है, जापान के थ्रू किया गया है, तो उसको कितना सारा बेनिफिट मिल रहा होगा। हमें लगता है कि हाँ उसने इन्वेस्ट किया है, हमारे अच्छा के लिए कर रहा है, लेकिन उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। जब तक दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा वो आपके काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही रूल फॉलो किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है 2% की दर से यहाँ पे एफडीआई में कमी देखी गई है। और ठीक है,
2% जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया में कितना परसेंट कम होता है, 43%। बहुत ज़्यादा है ये, बहुत हद तक ज़्यादा है ये। और हमारे यहाँ जो एफडीआई कम आ रहा है, चाइना में जो ज़्यादा एफडीआई आता है, उसका एक रीज़न है कि चाइना में जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी गवर्नमेंट की हैं, तो उनको परमिशन लेने के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं पड़ता है कि प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको मनाओ, उसको मुआवजा दो, फिर गवर्नमेंट के पास जाओ, फिर ये सब मतलब इतना झोल हो जाता है ना हमारे यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स वैसे ही भाग जाते हैं। चाइना में क्या है, किसी को कुछ भी सेटअप करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास गए कि हमें इतनी इतनी ज़मीन चाहिए, इस एरिया में चाहिए और हमें ये सेटअप करना, ओके डन हो गया, ख़त्म मामला वहीं पे। उनको कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं करनी है कि इससे परमिशन लो, उसने परमिशन दो। हमारा कभी लोग आ जा रहे कि हमारे कल्चरल चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं, कभी हमारी इन्वायरमेंटल चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, इसको लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे हो जाता है प्रोजेक्ट ठप। आधा पता चलता कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसकी नींव रख गई थी, उसके बाद प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रस्तुत किए गए हैं ऑलरेडी पास्ट में, जिनको देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये होते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा पैसा भी फंस जाए, जिसकी वजह से एफडीआई जो कम आता है उसका रीज़न हमारे यहाँ पे ये भी हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट, विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर हम आ गए हैं। ये हमारी जो है रिपोर्ट जारी की है, ये अंकटाड में। ठीक है, अंकटाड में के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है इसका जो फुल फॉर्म है के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आता है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं लोग हमारे यहाँ पे, इसके बारे में बोला गया इतनी कमी दी गई है। अलग अलग जगहों पर कमी की गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें देखो, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें जाना जरूरी कि हमारे देश में क्या हो रहा है, बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे ना आपके, तो आप इंडिया के बारे में पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि चाइना में कितना % जो एफडीआई कम हुआ है, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, और जो ग्लोबली है वो 2% बताया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ा सा दिखती कम है, लेकिन वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे देखो बताया गया है कि 2023 में वैश्विक रुझान क्या था। रुझान मतलब है किस एरिया में, किस डायरेक्शन में जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जा रहा था। तो लिखा है अंकटाड की वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सतर्क दृष्टिकोण के कारण दुनिया भर में एफडीआई के सामान्य गिरावट को उजागर करती है। कहाँ पे कैसी कंपनियाँ कैसे काम कर रही हैं और कौन सी कंपनी किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कहाँ पे, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से एक तरीके से एनालाइज करता है, उसके बाद रिपोर्ट जारी करता है। इस गिरावट में योगदान करने वाले कारकों में अनिश्चित वैश्विक विकास संभावनाएं, आर्थिक फ्रैक्चरिंग, व्यापार और भू राजनीतिक तनाव, औद्योगिक नीतियां, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण शामिल है। मतलब बोल रहा है कि देखो, किसी भी कंट्री में अगर एफडीआई कम हो रहा तो उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। हो सकता है कि वहाँ पॉलिटिकल चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ना आ रहा हो। ठीक है, औद्योगिक नीतियाँ ऐसी हों, भाई औद्योगिक नीतियाँ अगर थोड़ी सी आपकी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ऐसी हैं कि हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि कोई इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पे आएगा तो थोड़ा फ़ायदे में रहेगा, तो वो आएंगे। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला कैसी है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चीज़ों का एक तरीके से इंफ्रा ना हो वहाँ पे, जहाँ पे वो बेचारा फैक्ट्री लगाया, रोड ही नहीं जा रही वहाँ तक, उसको कोई सामान लाना है 100 किलोमीटर दूर से जाकर लेके आ रहा है, तो क्या है, सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ध्यान देनी पड़ती है। हमारी गवर्नमेंट जो है कनेक्टिविटी रोड के थ्रू क्यों बढ़ा रही है, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। अगर बाहर से कोई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आएगा तो उसको लगेगा भाई यहाँ पे बिजली पानी रोड की सुविधा अवेलेबल है, मैं कल को यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश करता हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे भी होगा, इनको भी होगा और अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे विकासशील क्षेत्रों में एफडीआई के बारे में बात की जा रही है कि विकासशील क्षेत्रों में ही एफडीआई ज़्यादा क्यों आता है। आप देखना, कभी हम ये बात नहीं करते हैं कि यूएसए में एफडीआई कितना आया है, यूएसए कितना अपने यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है। हम कभी बात नहीं करते हैं कि यूएसए को एफडीआई चाहिए, नहीं चाहिए उसको, भाई ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसके पास सब चीज़ें अवेलेबल है, उसको क्या है, उसको कहीं और जो है इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे आपको कमरे का एग्जांपल दिया था मैंने कि एक कमरा ऐसा है जिसको ऑलरेडी आपने बहुत सजा दिया है, तो उसको सजाने की ज़रूरत नहीं, उसके बगल में जो कमरा खाली पड़ा है जिसमें संभावना है कि आप पेंट करिए, बेड लगाइए, चेयर लगाइए, सोफ़ा लगाइए और सजावट का सामान लगाइए, तो आप वहाँ पे जाकर इन्वेस्ट करोगे। तो यही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो खाली कमरे की तरह हैं, जहाँ पे लोग आकर के अपने सामान को सेटअप करना चाहते हैं, ना कि यूएसए वगैरह या यूके वगैरह या डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे जहाँ पे चीज़ें सैचुरेटेड वाले स्टेट में आ गई कि वहाँ पर अब विकास नहीं हो सकता है।
उनके पास बहुत पैसा। आप अभी तभी देखिए जब यहाँ पे एक अच्छे खासे ऑफिसर की जितनी सैलरी नहीं होती, वहाँ पे एक नॉर्मल काम करने वाला, पार्ट टाइम काम करने वाला बंदा उतना पैसा कमा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार जो है अच्छा खासा है, पेमेंट अच्छी मिलती है, ठीक है। वहीं विकासशील देशों को दिया जाने वाला FDI 7% घट करके 867 अरब डॉलर रहा, जबकि विकासशील एशिया में FDI 8% घटकर 621 अरब डॉलर रहा, ठीक है। देखो हम एशिया में रहते हैं, आपको पता है इंडिया जो है एशिया में रहता, इंडिया जो एशिया में नहीं रहता, मतलब एशिया का पार्ट है। तो पहले हमने ग्लोबल लेवल पे देखा कि ऑल ओवर जो भी वर्ल्ड में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कितना जो है FDI में कमी देखी गई है। उसके बाद बोला एशिया, जिस रीजन में हम रहते हैं, वहाँ पे लगभग 621 अरब डॉलर की यहाँ पे देखने को मिल रही है। उल्लेखनीय है कि ये चीन, भारत, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में FDI में भी गिरावट आई है। जब एशिया में ही हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे गिरावट आएगी। वर्ष 2023 में भारत का FDI प्रवास जो है लगभग 28 बिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2022 में 49 बिलियन डॉलर से कम था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी वैश्विक FDI प्राप्तकर्ता रैंकिंग में 8वें से गिरकर 15वें पे आ गए। देखो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। अर्श से फर्श पे आने वाली चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जब ऐसी रिपोर्ट्स आती, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट्स ऐसे जारी की जाती हैं वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें जारी करती है जिसमें इंडिया की छवि खराब होती है, भारत की छवि खराब होती है। चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे ऐसी नहीं होती हैं, फिर भी दिखाया जाता है कि भारत में चीज़ें ऐसी ऐसी चल रही हैं। अब मान लीजिए कि जो यहाँ पे बताया गया कि 43% जो FDI में गिरावट देखी गई है, मान लीजिए 43 नहीं हो, वो मान लीजिए 25 है, 30 है, तो लेकिन 43 का डाटा देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने वाले होंगे तो वो नहीं आएंगे, भैया इसमें ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, इस कंट्री में कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसी छवि है कि एक कंपनी है अच्छा खासा काम कर रही है, जो दूसरी कॉम्पिटिटर वाली कंपनियां हैं उसकी उनको लगा भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे काम करते हैं इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, बहुत सारे सपोर्टर्स आ जाएंगे, इसको फंडिंग हो जाएगी, इसकी तो और आगे बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं किसी से बात करके इसकी थोड़ी छवि खराब करते हैं, छवि खराब हो जाएगी तो लोग इसको फंडिंग देना बंद कर देंगे। तो जैसी चीज़ें दिखती हैं हमेशा वैसी नहीं होती हैं। तो देखो रिपोर्ट्स वगैरह जो आती रहती हैं कुछ हद तक सही भी होती है, कुछ हद तक उसमें जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सीड करके बताई जाती है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि हाँ हमारे यहाँ FDI में कमी हुई है, ऐसा नहीं कि कमी नहीं हुई है, कमी देखी गई है, ठीक है। अगर बात करें हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ें, कौन सी कंट्रीज ऐसी जिनमें अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिले, तो ये रैंकिंग है, ठीक है, कि इसकी कौन सी कंट्री है जहाँ पे FDI कितना है, ठीक है। अब देखते हैं अमंग टाट के बारे में। अब जैसे रिपोर्ट जारी, देखो एक तो रिपोर्ट जारी किसने की है ये भी देखेंगे हम, और जो रिपोर्ट जारी की गई है ये तो पर्सन है, हाँ, ये रिपोर्ट जारी की गई थी, इसको देखेंगे हम। इसका अपना नेक्स्ट आर्टिकल है, तो रिपोर्ट जो जारी की गई है उसको भी देखेंगे, किन किन फैक्टर्स को देखता है वो, और जिस संस्थान ने रिपोर्ट जारी किया है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे है 1964 में स्थापित है ये अंकटाड जिसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो किन चीज़ों को फोकस करता है ये, ट्रेड, किस कंट्री का कितना ट्रेड बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट कितना हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को भी ध्यान देता है। तो दो चीज़ों पे फोकस करके रिपोर्ट जारी करता है। विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा, तो जो ये फोकस करता है, जिन चीज़ों को फोकस करता है वो है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, याद रखना है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। और जो रिपोर्ट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है वो नहीं पूछी उसने एग्जाम में, ये रिपोर्ट आई नहीं कि जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसने रिपोर्ट किसी और कोई और पूछ ली कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए मैंने जितनी भी रिपोर्ट जो हमारा ये संस्थान जारी करता है उसकी लिखी हुई सारी व्यापार और विकास रिपोर्ट है। देखो डेवलपमेंट यहाँ पे भी है, ट्रेड यहाँ पे भी है, विश्व निवेश है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट की कौन सी कंट्री सबसे कम विकसित है, इनकी अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है। सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला सेक्टर कैसे काम कर रहा है और इकोनॉमी इस कंट्री कैसे काम करे, इनकी रिपोर्ट जारी करता है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट कि कहाँ पर कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और इनोवेशन यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा, उन चीज़ों को जारी करता है। वस्तु तथा विकास रिपोर्ट, वस्तुओं के बारे में कि खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, कहाँ पर है, अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो ज़्यादा जो फोकस करता है ये
डेवलपमेंट वाली बेसिक चीज़ों को नहीं, मतलब थोड़ी सी डेवलप जो अच्छी खासी चीज़ें होती हैं जिससे कंट्री की इमेज अच्छी होती है, उनको यहाँ पे देखता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक जो ये देखो, इसको मतलब इनको मैं चाहती तो नहीं भी लगाती, लेकिन एक क्या है, फीमेल हैं ये, और पहली बार इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे इनके बारे में बताना पड़ रहा है। ठीक है, कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनस्पैन UN जो अंकटाड है कि महासचिव बनने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी पहली महिला ऐसी है जो अंकटाड की क्या बनी है, पहली महासचिव बनी है ये, इसलिए मैंने इनके बारे में लगा है कि पर्सन इन द न्यूज़ पूछ लिया, बस अंकटाड चर्चा में है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है वो पूछते तो हमने वो बता दिया। अब कौन सा, अब कोई फीमेल पर्सन ऐसी है जो पहली बार यहाँ पे चीज़ों को देख रही हैं, उसके बारे में पूछते तो हमें जाना ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है, ग्रिनस्पैन मानव विकास के एक प्रसिद्ध समर्थक हैं जिन्होंने असमानता और गरीबी में कमी, लैंगिक समानता, विकास के साधन के रूप में दक्षिण सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे प्रासंगिक मुद्दों पर विश्व का ध्यान केंद्रित करने में मदद की थी। इन्होंने क्या है, इसी क्षेत्र में काम किया है, इसी का आप नतीजा देखिए कि आज यहाँ पे अंकटाड के एक तरीके से महासचिव हैं ये। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं हम रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी रैंकिंग बताई गई है। तो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा 2023 का है, बताया गया कि 2% से ग्लोबली डिक्रीज किया है, कम हुआ है। FDI फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज फेल बाय 7%, बोला जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में FDI जा रहा था वो लगभग 7% की दर से नीचे आया है। चाइना द सेकेंड लार्जेस्ट FDI रेसिपेंट इन द वर्ल्ड सॉ अ रेयर डिक्लाइन इन द फ्लो। देखो, मैंने बताया कि चाइना में FDI आपको कम देखने को, जो कमी जो हुई है चाइना में नहीं हुई है इतनी ज़्यादा जितनी हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है कोई अगर इन्वेस्टर जाता है, उसको कुछ चीज़ें करनी है तो गवर्नमेंट चीज़ें ज़्यादा हैंडल करती है, वहाँ पे प्राइवेट पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जब सारी चीज़ें कंट्रोल में एक ही पर्सन के होती है ना, जैसे मान लीजिए एक घर है, अगर एक घर में 4 मुखिया हैं, 3 मुखिया हैं, तो आपको समस्या होगी वहाँ पर डिसीजन लेने में। अगर आप कुछ करना चाहेंगे या घर का कोई एक व्यक्ति कुछ करना चाहेगा तो उनको चारों से परमिशन लेनी होगी, तो चांसेस बनते हैं कि एक मना कर देगा, 2 मना कर देंगे। लेकिन वहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति है और वो जो आप प्रस्ताव लेके जा रहे हो वो उसके बेनिफिट का है, तो जाहिर सी बात है आपका फ़ायदा होगा, वो आपको हाँ ही बोलेगा। तो चाइना में ऐसा है कि एक ही व्यक्ति है, सरकार जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो होनी है नहीं होनी है, सबका डिसीजन जो वही लेता है। ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेंड शोज लोअर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इकोनॉमी। बताया जा रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है कुछ जगहों पर, उसमें जो है इंफ्रा हमारा है, ठीक है, वहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, और डिजिटल इकोनॉमी वाले जो सेक्टर्स हमारे वहाँ पे FDI कम है। ठीक है, बाकी चीज़ों पर थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया था कि चाइना में ज़्यादा जो है चीज़ें कम नहीं हुई हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स रिलेवेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज डिक्लाइन इन 2023। आपको मैंने बताया है कि जो हमारे SDG गोल 17 हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे अच्छे से काम करेंगे, चीज़ें अच्छी चलेंगी, तो आपके सारे SDG गोल एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के वहाँ पे अच्छे से काम करेंगे। तो किसी एक सेक्टर पे भी कोई प्रभाव पड़ता है ना, कोई एक सेक्टर भी डाउन जाता है, उसमें कुछ भी चीज़ें खराब होती हैं, तो वो बाकी सेक्टर्स को भी वहाँ पे प्रभावित करता है। यही एक रीज़न है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पर भी एक तरीके से कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल वो है टेलीकॉम एक्ट के बारे में। लगभग 138 साल पुराना, 138 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वहाँ पे जो हमारे एक्ट थे, टेलीकॉम एक्ट थे, उसको वहाँ पे चेंज करके शायद 26 जून से लागू हो जाएंगे। सारे नियम एक साथ लागू नहीं होंगे, धीरे धीरे लागू होंगे, लेकिन चेंज किए गए हैं। अब चेंज क्यों किए गए? बहुत सारे रीजन है भाई चेंज करने के। जो सोचो 138 साल पहले बनाया होगा, उसको क्या पता होगा मोबाइल आएगा, 2G 3G 4G 5G आएगा, वहाँ पे क्या पता था कि उसको क्या चीज़ें कैसे आने वाली हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे हम पुराने नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, हमें पहले जो नियम कानून बताए थे आज वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, इसको ऐसे चेंज किया जा रहा है। तो सेंटर नोटिफाइज अ न्यू टेलीकॉम एक्ट अफेक्टिव जून 26 रिप्लेसेस 130 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट। तो 138 ईयर ओल्ड जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट था उसको जो रिप्लेस किया जाने वाला है टेलीकॉम एक्ट, जिसको 2023 में ही चीज़ें सेट कर दी गई थी, लागू अब होने वाला है। देखो यहाँ पे लिखा है लोकसभा के दूरसंचार विधेयक
जिसको हम टेलीकॉम एक्ट बोल रहे हैं, 2023 पारित किया गया, ऑलरेडी पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सहित मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करना था। 138 साल पुराने जो कानून थे उसके बाद भी अगर जो भी नए कानून बने 2023 से पहले, चाहे वो 10 साल पहले बनाए गए हों, 20 साल पहले बनाए गए हों, 30 साल 50 साल, उन सबको यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है नए कानूनों की तरफ। ठीक है, विधेयक की आवश्यकता क्यों है? दूरसंचार विधेयक 2023 निम्नलिखित के लिए आवश्यकता। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे जो पुराने नियम कानून थे वो लागू नहीं हो पाए थे। पहला क्या है? क्षेत्र परिवर्तन किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिसमें प्रकृति भी चेंज हुई है उनकी। ठीक है, दूरसंचार का मतलब पहले क्या रहा होगा बताओ? पहले न्यूज़पेपर्स रहते होंगे उसमें, और चैनल्स रहते होंगे, और चीज़ें थोड़ी होंगी, टेलीफोन जो यूज़ होता था लैंडलाइन वाला वो होंगे, और मोबाइल फ़ोन जैसी अवधारणाएं पहले तो थी नहीं। और जो हम अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और भी चीज़ें, उसके समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो पहले कहाँ थी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पहले थी वो अब नहीं है। ठीक है, और जो अब है वो पहले नहीं थी, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने हैं। प्रकृति जो है चेंज हो गई, नेचर चेंज हुआ, चीज़ों का उपयोग भी चेंज हुआ है। 5G जैसे अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों में बदलाव किया गया। भाई ये चीज़ें नई नई आई हैं, पहले थी नहीं, तो बहुत सारे क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है। दूसरा लिखा है कानूनों का आधुनिकीकरण। आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, शिक्षा के जो कानून थे हमारे, एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी पहले चल रही थी सालों साल से, उसको चेंज किया गया है। तो जो कानून भाई 100, 150 साल, 200 साल पुराना, आप उसको चेंज करिए। लोग यहाँ पे जो है मिनट में चेंज हो जाते हैं चीज़। गवर्नमेंट हर 5 साल में बदल रही है, लेकिन जो कानून है वो 100 साल पुराने चला रहे हो आप। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई कानूनों का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। तो भारत में मौजूदा दूरसंचार कानून औपनिवेशिक काल के हैं, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे ना तब के हैं। सुरक्षा और संरक्षण को भी ध्यान देना है यहाँ पे। दूरसंचार विधेयक 2023 का उद्देश्य पुराने कानूनों में सुधार करना, समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देते हुए दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक कानूनी और नियामक ढांचा प्रदान करना है। जैसे देखो, समझो इस बात को। अब पहले क्या है, साइबर अटैक जैसी अवधारणा थी ही नहीं। पहले क्या होता था कि आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में से आपका डाटा गायब हो गया, आपका फ़ोन हैंग हो गया, फ़ोन का सारा सामान चोरी हो गया। आप कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो, आपका डाटा ब्रीच हो गया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने हैक कर लिया, आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो आज के समय में हैं, इनका जो है पहले के लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है। जो वीडियो कॉल हम करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं जो अलग अलग जगहों से, उनके बारे में क्या है, आइडिया ही नहीं है। अब देखो, पहले क्या था, सिर्फ फ़ोन से बात करते थे। अब क्या है, आप फ़ोन पे नंबर पे बात करिए, इंस्टाग्राम पे बात करिए, और व्हाट्सएप पे बात करिए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब जगह अवेलेबल है। तो इनमें जो है नियम कानून लागू करने की ज़रूरत हमारी गवर्नमेंट को है, क्योंकि भाई कल को सिक्योरिटी का मामला आता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, कानून ही नहीं होंगे तो हम किसी को रोक भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि हमारे लिए ही बहुत अच्छी हैं। ठीक है, विधेयक की मुख्य विशेषताएं अगर देखें हम यहाँ पे कि इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा कि विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस विधेयक के उद्देश्य जो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। अब 138 साल मैंने बोल दिया तो कुछ लोग माइनस प्लस कर रहे होंगे। मैं माइनस प्लस नहीं करना, मैं बता रही हूँ आपको। 1885 का है भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933। दो यहाँ पे ये हो गए, और भी अलग अलग नियम हैं जिनको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार से निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। अब कुछ भी आपको परमिशन चाहिए होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेनी होगी, और ऐसे मामलों में तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता धरता होती है। तो भाई केंद्र सरकार की प्राधिकरण की आवश्यकता होगी यहाँ पे दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना और संचालित करना। दूसरा है दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, रेडियो उपकरण रखना। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? सरकार से, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा चीज़ों को। जैसे हमारे स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं, नीलामी होती है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स वगैरह की नीलामी होती है वहाँ पे। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको नीलामी से बाहर रखा गया है। जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के मामला बनते हैं उनको वहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, सिवाय उन्हें निर्दिष्ट संस्थानों और उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसे प्रशासनिक रूप से आवंटित किया जाएगा। देखो,
कुछ ही यहाँ पे ऐसे सारे सेक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं जहाँ पे नीलामी की जाए। अब हमारा डिफेंस मंत्रालय जो है किस स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, इस स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है किसी प्राइवेट पर्सन को या फॉरेन कंट्री के कंपनी को नहीं देंगे, वो हमारे यहाँ के लोग संभालेंगे। हमारे गवर्नमेंट देखिए किसको संभाला है, तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होती, ठीक है। राज्य की सुरक्षा का मामला अगर आता है तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होती। उस एरिया में सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम सहित निर्देश अपराधों पर दूरसंचार को बाधित किया जा सकता है। इसी तरह के आधारों पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक जगह ऐसी जहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल चल रही, अभी ये चीज़ें हमारे पास गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने कई बार जो है व्हाट्सएप हो गया, इनसे परमिशन लेने की कोशिश मतलब बात की है कि हम इन पे कंट्रोल कर पाएंगे कौन किससे बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा रहता है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे किससे क्या चैट हो रही है, किससे क्या बात हो रही है, आप उसको हैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इलीगल होती हैं, चीज़ें इलीगल होती हैं। लेकिन मेरे पास एक उदाहरण है जिसमें मतलब बहुत बहुत पुरानी बात है, 2 ढाई 3 4 साल हो गए। एक मेरी फ्रेंड थी, उनके मतलब जो जिनके साथ थी वो, उनको डाउट हुआ उस पर, तो व्हाट्सएप की चैट सारी निकलवा ली थी, फ़ोन को हैक करके, व्हाट्सएप हैक करके, आई डोंट नो जैसे भी था, पूरी वो कॉपी बना के लाए थे कि तुमने इससे इतनी इतनी बात की है। अभी मुझे अभी ये पता चल रहा है कि भाई आप व्हाट्सएप की चैट नहीं निकलवा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो हर चीज़ का एक लूप होल होता है, आप कर सकते हो। तो वहाँ पे पता नहीं जो भी जैसे निकलवाया गया, तो यहाँ पे बता के आ रही थी मैं, हाँ यहाँ बता, देखो 2 लोग हैं व्हाट्सएप पे भी ऑडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या है, इनका संपर्क तोड़ना है। एक पाकिस्तान में बैठा है, एक JNK में बैठा है। अब ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, या मान लीजिए सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के चिंताजनक मुद्दा हो रहा है, तो गवर्नमेंट इनके संपर्क को कुछ देर के लिए तोड़ पाए। इस चीज़ के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास अप्रूवल होने चाहिए, नियम कानून होने चाहिए, तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। विधेयक में सार्वजनिक और निजी संपत्ति में दूरसंचार अवसंरचना बिछाने के लिए मार्गाधिकार का प्रयोग करने हेतु एक तंत्र प्रदान किया जाएगा। अब क्या बोला है कि सार्वजनिक चलो ठीक है गवर्नमेंट का होगा, लेकिन निजी संपत्ति में दूरसंचार अवसंरचना बिछानी है तो वहाँ पे कुछ नियम कानूनों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर सकती है, जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति लेना तथा डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर बनाना। अब कोई कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे उपयोगकर्ता काम कर रहा है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे अलग से बनाया गया है कि डू नॉट डिस्टर्ब वाला चीज़ें बना देंगे कि भाई इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें की गई है। अब जो चीज़ें चल रही है, देखो हमने सारा टेलीग्राफ सब पढ़ लिया। अब ये चीज़ें जो है मैनेज करता कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली कर नहीं रहे हैं। कोई संस्थान तो ऐसा होगा जो नियम कानून बना रहा है, जो नियम कानूनों को लागू करवाता है, जो फॉलो करवाता है। जो हमारे जो भी चीज़ें डिजिटल वाली है, फ़ोन वगैरह, कॉल वगैरह, जो भी चीज़ें कौन देखता है, तो ट्राई है, वो सारी चीज़ें देखता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो हमारा है, इसकी स्थापना जो है 1997 के तहत की गई थी। वैधानिक निकाय है ये, ठीक है। इसके अधिदेश में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, मतलब जितनी भी दूरसंचार सेवाएं हम यूज़ करते हैं उन सबको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, टैरिफ निर्धारित करना, संशोधन करना, मतलब जितने भी दूरसंचार से रिलेटेड विवाद होते हैं उनका निपटान करना, जो चीज़ सब कुछ देखता है हमारा। जैसे हमारा RBI बैंकिंग संस्थान देखता है, IRDA हमारा अलग देखता है, SEBI हमारा अलग, सबका सेक्टर से अलग अलग डिवाइडेड है ना, वैसे ही हमारा ट्राई है। तो जितना हमारा दूरसंचार का चीज़ होती है कि कैसे क्या नियम कानून फॉलो किए जाएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें चलनी है, क्या नहीं चलनी है, सब कुछ जो देखता है वो हमारा ट्राई देखता है। तो कभी भी दूरसंचार शब्द का उपयोग किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन करता धरता है, रेगुलेशन कौन करता है, विनियामक प्राधिकरण कौन सा है इसका, तो क्या बताना है आपको, ट्राई बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सारा। आई होप ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था, तो इसको आज यही रखते हैं। आज जो आर्टिकल ज़्यादा नहीं थे, क्वेश्चंस भी नहीं कराए हैं, क्वेश्चंस थे बट ठीक नहीं थे थोड़े, हम कल डिस्कस करेंगे उनको अच्छे से, ठीक है। तो हमेशा आज बताऊँगी आपको कि अगर आप यूपीएससी SSC भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी पढ़ रहे हो, SSC पढ़ रहे हो, स्टेट PSC का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप NCERT ज़रूर पढ़िए। अगर NCERT आपको पढ़नी है तो हमारा एक बैच अवेलेबल है, 6 to 12 है, बाइलिंगुअल है, हिंदी टू इंग्लिश है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, बेसिक से एडवांस तक की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार चेक जरूर करिएगा। बाकी आपको डेली की तरह बता दो, अगर आप UPSC का मेंस दे रहे हो या फिर UPPSC के मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें हम 5 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे नंबर दिया हुआ, इस पर एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ गुड डे। थैंक यू।